देखो, जो इसके जस्ट हमारा पिछला वीडियो था उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इंटरैक्शन पर हम उसका डिस्प्ले तुमको दिखाने जा रहे थे कि व्हाट इज थर्ड लॉ, सी ऑन बोर्ड। सपोज करो हमारे पास दो बुलेट्स हैं, दिस इज बुलेट 1 एंड दिस इज बुलेट 2। ये दो बुलेट्स हैं, उनके मासे डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो, दैट डज नॉट मैटर। दो बुलेट्स, ये बुलेट हमारी इधर की ओर जा रही है राइटवर्ड विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सी अनदर बुलेट, दिस इज मूविंग आल्सो राइटवर्ड विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। और सपोज करो सिचुएशन u इज ग्रेटर देन v, दैट मीन्स जो बुलेट हमारी पीछे है उसकी वेलोसिटी हमारी कम है, सॉरी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और जो बुलेट हमारी आगे है उसकी वेलोसिटी हमारी कम है। दोनों बुलेट्स स्ट्रेट लाइन में हैं, एक दूसरे के ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है। ये बताओ इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो बट नेचुरल के कुछ ही देर बाद इनका हमारा क्या होगा, कोलिजन होगा। और सपोज करो यहाँ पर दोनों बुलेट्स कोलाइड करती हैं, सपोज ए सिचुएशन लाइक दिस, दोनों बुलेट्स यहाँ पर कोलाइड कर रही हैं। कोई भी आदमी यदि फिजिक्स न भी पढ़ा हो तो ये कन्फर्म है, कोई एक इंटरप्रिटेशन उसके दिमाग में आएगा कि कोलिजन के बाद इस बुलेट की वेलोसिटी बढ़ेगी और इस बुलेट की वेलोसिटी डैमेज होती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्या वजह है कि जो ही कोलिजन होता है इस बुलेट की वेलोसिटी बढ़ जाती है और इस बुलेट की वेलोसिटी हमारी क्या होती है, कम होती है। आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास पिक्चर आएगी, जो बुलेट 1 है उसकी वेलोसिटी इधर की ओर है एंड दैट इज u डैश, और जो बुलेट आगे थी उसकी वेलोसिटी तेज हो गई, बड़ा वेक्टर हम बना रहे हैं, एंड दैट इज v डैश, और u डैश इज लेस दैन v डैश। अब जरा देखो, ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है, दोनों बुलेट्स में कोलिजन हुआ। कोलिजन का जो बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल कोलिजन के दौरान है, व्हाट हैपेंड इन दैट टाइम इंटरवल। देखो, जब भी दोनों बुलेट्स में इंटरेक्शन होगा, ये बुलेट इसको हिट करेगी राइटवर्ड, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट 1 ऑन 2, फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट 1 ऑन 2। न्यूटन की थर्ड लॉ कहती है कि अकेला फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो ही ये बुलेट इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ये बुलेट इसके ऊपर अप्लाई करती है इधर की ओर एट द सेम मोमेंट, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट 2 ऑन 1। देखो, ये दोनों फोर्स लग गए इस बुलेट पर, जो फोर्स लगा हुआ इस बुलेट पर, दैट इज इन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और यही वजह है कि वो बुलेट एक्सेलरेट करेगी और उसकी वेलोसिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और इस बुलेट पर जो फोर्स लगा है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस बुलेट विल रिटॉर्ड, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये हमारा न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर है, दैट इज द पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और ये दोनों फोर्स नेचर में जब भी होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, ठीक है। तुम हमेशा ये मेमोरी में रखोगे, हमेशा नेचर में कभी भी कोई फोर्स अकेले डेवलप नहीं होगा, फोर्स जब भी होंगे दो होंगे, वन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एक्शन एंड अदर विल बी कॉल्ड द फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन? अब देखो, न्यूटन के जो तीनों हमारे लॉज हैं, बेसिक लॉज, इनके ऊपर सारा इंटरेक्शन हम लोगों ने कर लिया, ठीक। अब हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स एंड व्हाट इज the mode of application of these forces.
ये फोर्सेज जो हमारे लगते हैं किस तरह से लगते हैं, इनका मोड क्या है, और कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स पर वर्कआउट करने के पहले हम हल्का सा तुमको रिकैप करते चल रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, इफ F इक्वल टू 0, यदि हमारी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है तो कन्फर्म है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट विल बी 0। द होल इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी कांस्टेंट। सेकेंड लॉ का जो हमारा स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सिर्फ इतना हम मेमोरी में रखेंगे, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो ये कन्फर्म है कि बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये इक्वेशन ही हमारी कहलाती है न्यूटन की सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ का जो हमारा स्टेटमेंट है, सिर्फ इतना कि अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता, जब भी फोर्स डेवलप होगा उसकी संख्या 2 होगी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। ये भी मेमोरी में रखोगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये न्यूटन के 3 फंडामेंटल लॉज हैं, ये इनका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, अब देखो NLM जो चैप्टर हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत लोग, क्या सभी लोग मानते हैं NLM पर यदि आपकी ग्रिप तगड़ी है तो फिजिक्स आपके लिए आसान होगी, और यदि NLM पर आपकी ग्रिप कमज़ोर है तो फिजिक्स में आपको दिक्कतें आएंगी। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखने चाहिए। हम कॉमन फोर्सेज पर आ रहे हैं। कॉमन फोर्सेज हमारी मैकेनिक्स में कौन कौन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ देयर एप्लीकेशन, कैसे लगते हैं, उनका नेचर क्या है। देखो, फोर्स, कॉमन फोर्सेज पर हम आ रहे हैं। नेचर में कभी भी जब फोर्स तुम्हारे सामने आएगा, हमेशा देखोगे तो फोर्स का, जब भी नेचर में फोर्स तुम्हारे सामने आएगा, फोर्स के साथ 2 चीज़ें तुम्हारे सामने रहेंगी हमेशा। आइदर इट विल बी पुश, या तो ये इसका नेचर पुशिंग होगा, आइदर इट विल बी पुल। जब भी फोर्स कहीं भी सामने आएगा कि जिस बॉडी पर अप्लाई होगा, आइदर इट विल हैव द नेचर ऑफ पुशिंग और इट विल हैव द नेचर ऑफ पुलिंग। तो फोर्स 2 ही तरह के सामने आते हैं। फोर्स जब नेचर में कहीं लगेगा तो केवल 2 मोड तुम्हारे सामने आएंगे, तीसरा कोई मोड नहीं है। बाई कांटेक्ट, याद रखोगे, बाई कांटेक्ट, और दूसरा आएगा बाई फील्ड, याद रखोगे। 2 ही तरह से फोर्स लगेंगे बॉडी के ऊपर, बाई कांटेक्ट एंड बाई फील्ड। फोर्स लगाने वाली कोई एजेंसी होगी जो बॉडी को कांटेक्ट में लेगी, और कांटेक्ट में लेने के बाद आइदर इट विल पुश द बॉडी और इट विल पुल द बॉडी। तो एक एजेंसी फोर्स का मोड आ रहा है बाई कांटेक्ट, और दूसरा हमारे पास मोड क्या आ रहा है, बाई फील्ड। याद रखिएगा, फील्ड फोर्सेज जो हमारे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्सेज होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्सेज होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेज होंगे।
इन फोर्सेज को जब भी अप्लाई होंगे, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट दोनों ही सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट में भी लग सकता है और नॉन कांटेक्ट में भी लग सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कांटेक्ट में भी लग सकता है और नॉन कांटेक्ट में भी लग सकता है। तो जब भी फिजिक्स में कहीं भी फोर्स आएगा तो हमारे पास दो मेथड होंगे, वन बाई कांटेक्ट एंड द अदर बाई फील्ड। ठीक है, जैसे सपोज करो एक गेंद को हमने हवा में फेंक दिया ऊपर, अर्थ के सरफेस और उस बॉल में जिस गेंद को फेंकी गई है, दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों के बीच जानते हो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स है। कांटेक्ट इज नॉट नीडेड फॉर दिस फोर्स। अर्थ उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का एक फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसके कारण बॉडी हमारी क्या होगी? कुछ ही देर बाद नीचे आ जाएगी। तो फोर्स जब भी नेचर में सामने आएगा, उसके एप्लीकेशन के दो मोड क्लियर रखोगे, फर्स्ट बाय कांटेक्ट एंड द अदर बाय फील्ड। अब हम तुमको कॉमन फोर्सेज जो मैकेनिक्स के हैं, वो चार फोर्सेज होंगे जिस पर हम स्ट्रेस करने जा रहे हैं। वन इज योर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। सेकेंड, द फोर्स ऑफ टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन। जनरली ये टेंशन का फोर्स जो होगा हमारा स्ट्रिंग में होगा या धागे में भी हो सकता है, फोर्स ऑफ टेंशन। थर्ड, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एंड फोर्थ, फोर्स ऑफ वायंसी, फोर्स ऑफ वायंसी। ये चार फोर्सेज हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। जिन चार फोर्सेज के बारे में हमें तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कराना है। तो चार फोर्सेज होंगे, नॉर्मल फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन, स्प्रिंग फोर्स एंड फोर्स ऑफ वायंसी। सबसे पहले हम हिट करने जा रहे हैं, आप क्लियरली समझो, नॉर्मल फोर्स के बारे में। देखो, नॉर्मल फोर्स के बारे में हम ले रहे हैं, ये टेबल की टॉप है या ग्राउंड लेवल है, ये तुम्हारे सामने है। दैट इज द टॉप ऑफ ए टेबल, ये टेबल की टॉप है। इस टेबल की टॉप पर हम एक ब्लॉक को रखेंगे और ब्लॉक को एग्जामिन करेंगे कि हमारे ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। देखो इधर, ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the table. You have to examine the forces acting on the block. तो देखो इधर, ये m मास का ब्लॉक है। अर्थ का सेंटर हर बॉडी को अपनी तरफ खींचता है एंड बाय द फोर्स mg हम ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं एंड दैट इज mg। इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। ये फोर्स हमारा है mg, इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, साफ दिखाई दे रहा है ब्लॉक रुका हुआ है, तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है? सर्टेनली एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0। दैट मीन्स ब्लॉक की एक्सेलरेशन आपकी 0 है। ठीक है, चलिए ये बताओ, ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 है। न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है? यदि बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है तो कन्फर्म है कि बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी सर्टेनली 0। इसका मतलब एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ब्लॉक पर जो नेट फोर्स होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये बताओ, एक ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है mg, दैट इज द फील्ड फोर्स। हमें एग्जामिन करना है व्हाट इज द अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये बताओ, ये ब्लॉक किसके कांटेक्ट में है? ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद टेबल टॉप। इसका मतलब टेबल टॉप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती है। लेकिन दिमाग में चढ़ा, सोचो, क्या टेबल टॉप हमारी लिविंग बॉडी है?
क्या टेबल टॉप लिविंग बॉडी है कि जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी? निश्चित रूप से टेबल टॉप हमारी लिविंग बॉडी नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे। तो आखिरकार इस यमजी को कैंसिल कौन कर रहा है? फॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो कन्फर्म है इस यमजी को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा है। देखो होता क्या है, जब ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स और टेबल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं, मॉलिक्यूलर रिसफलिंग होती है। नेकेड आई से हमको कुछ दिखलाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डेवलप होते हैं। एंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स डेवलप्स हियर ऑन द ब्लॉक that is in upward direction. This force is called normal force. ये दिमाग में बैठा लीजिए। And this force is applied by the tabletop on the block. तो ये नॉर्मल फोर्स जो हमारा डेवलप हुआ बाय द टेबलटॉप ऑन द ब्लॉक, और याद रखिएगा ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस से पैदा हुआ ये फोर्स। तो यही फोर्स तुम्हारा कहलाता है नॉर्मल फोर्स। एक बात और बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जनरली ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स वो दिखला देते हैं, लेकिन नॉर्मल फोर्स टेबल टॉप पे भी लगता है। इसको बहुत बढ़िया पिक्चर दिखलानी हो तो देखो, यहाँ पर हम फिर दिखला रहे हैं एक फोर्स दैट इज डाउनवर्ड। ये है तुम्हारा नॉर्मल फोर्स बाय द ब्लॉक ऑन टेबल टॉप। याद रखिए ये जो नॉर्मल फोर्स लगा है बाय ब्लॉक ऑन टेबल टॉप, और ये नॉर्मल फोर्स जो लगा है बाय टेबल टॉप ऑन ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स है इसकी ओरिजिन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नॉर्मल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स तुमको मेमोरी में रखना होगा, जो हम एक एक पॉइंट तुमको डिस्कस करके बता रहे हैं। देखो नॉर्मल फोर्स के बारे में पहली बात तुमको अपनी मेमोरी में फीड करना होगा कि नॉर्मल फोर्स तुम्हारा, इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो यदि इसके नेचर की कोई बात करेगा तो आप ये दिमाग में रखोगे कि नॉर्मल फोर्स की जो ओरिजिन है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, डेवलप्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड हेंस इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी बात, तुम नॉर्मल फोर्स के बारे में केयरफुल रहोगे। ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कांटेक्ट सरफेस हमारी होगी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल फोर्स कभी भी सरफेस से कोई एंगल बना के नहीं हो सकता है, या कोई नॉन 90 डिग्री का एंगल हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तीसरी पॉइंट तुम मेमोरी में रखोगे, एक्ट्स ऑन both the surfaces in contact। surfaces in contact ये मेमोरी में रखोगे। जो कांटेक्ट सरफेस होंगी दोनों सरफेसेज पर लगता है, बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक एंड बाय ब्लॉक ऑन द टेबल। तो नॉर्मल फोर्स हमारा सिंगल फोर्स नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट यू विल हैव इन योर मेमोरी, नॉर्मल फोर्स गिव्स, ये हमें देता क्या है, गिव्स द वेट
experienced by the body, experienced by the body, वो बॉडी का हमारे क्या देता है, वो बॉडी का वेट देता है कि व्हाट इज द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। यदि नॉर्मल फोर्स हमारा जीरो है, सपोज करो कोई सिचुएशन है जिसमें नॉर्मल फोर्स जीरो आ रहा है, नॉर्मल फोर्स के जीरो होने का सीधा सा मतलब है देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड जो है सरफेस, बॉडी और सरफेस के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। यदि मान लो किसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर रहे हो और आपको एक ऐसी कंडीशन डिस्कस करनी है कि बॉडी जस्ट टू लीव द सरफेस, इन दैट सिचुएशन यू विल कंसिडर दैट नॉर्मल फोर्स इज जीरो। नॉर्मल फोर्स के बारे में किसी को कोई डाउट? मैं पॉइंट्स को क्लियर कर दूं फिर। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन से डेवलप होता है एंड हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरा, एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट एंड द फोर्थ गिव्स द वेट ऑफ जो है वेट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। बॉडी का नॉर्मल फोर्स जितना होगा बॉडी को अपना वेट उतना ही एक्सपीरियंस होगा। यदि किसी कारण से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कम आ रही है तो बॉडी विल एक्सपीरियंस लेस वेट। नोट इट। अब देखो हमारा दूसरा जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। फोर्स ऑफ टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारा टेंशन का फोर्स, इसको समझो। देखो इधर सपोज करो एक कॉपर की या एल्युमिनियम की बनी हुई एक फाइन स्ट्रिंग है एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। स्ट्रिंग काफ़ी हल्की है, डक्टाइल है, ये हमारी स्ट्रिंग पड़ी हुई है। इस स्ट्रिंग का हम एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ले रहे हैं। इनके मॉलिक्यूल्स को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है और इन जो है माइक्रोस्कोप से हम इनके मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक ये उसके मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग, कॉपर स्ट्रिंग और एल्युमिनियम स्ट्रिंग दैट डज नॉट मैटर। ये स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी मॉलिक्यूलर चेन हमको दिखाई दे रही है। ऐसी लाखों करोड़ों चेन हमारी इस पतले से वायर में होंगी। आई एम कंसिडरिंग ओनली वन मॉलिक्यूलर चेन ये दिखाई दे रही है। ये मॉलिक्यूल है, ये कांटेक्ट में है, उसके बगल में ये मॉलिक्यूल, उसका नेबर ये मॉलिक्यूल, सो मेनी मॉलिक्यूल्स इन देयर नेबर, ये तुमको दिखलाई दे रहा है। अब हम एक दूसरी फिगर यहाँ बगल में तुरंत ले रहे हैं। एक दूसरी फिगर ले रहे हैं, उसी स्ट्रिंग को हम फिगर में दिखला रहे हैं। सेम स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग से हम एक ब्लॉक बांधते हैं और ब्लॉक हमारा ये पड़ा हुआ है। दिस इज द ब्लॉक अटैच्ड विद स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग से अटैच ब्लॉक है। जब किसी भी ब्लॉक को स्ट्रिंग से आप लटकाओगे, नेकेड आई से हमको नहीं लगेगा, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती है। ये याद रखना। यदि 2 मीटर की हमारी स्ट्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, तो सपोज करो उसकी लेंथ यदि हमारी 2 मीटर है, तो जब हम उससे ब्लॉक लटकाओगे, आधा केजी का ब्लॉक लटकाते हो, उस स्ट्रिंग की लेंथ जानते हो कितनी होगी? 2 मीटर और 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर लेंथ होगी। इसका मतलब एक्सटेंशन हो रहा है। जब वेट तुम बांधोगे एक्सटेंशन होगा। अब देखो ये फाइन एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं
जो उनकी इक्विलिब्रियम फेज में ये जो उनकी डिस्टेंस थी स्लाइटली इंक्रीज्ड, तो हर दो मालिक्यूल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड। अब यदि फिगर में सही तरीके से इंटरप्रिटेशन लिया जाए तो मालिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीज करेगी। आप सरप्राइज करोगे, मालिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीज कर गई है। जो मालिक्यूल्स क्लोज थे उन मालिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। और ड्यू टू एक्सटेंशन बिटवीन द गैप ऑफ मालिक्यूल्स फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण इनके बीच एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होता है, एंड दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ टेंशन। उसको क्या नाम देते हैं, फोर्स ऑफ टेंशन। ये बताओ, इन दो मालिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, नीचे वाला मालिक्यूल ऊपर वाले मालिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर वाला मालिक्यूल इस मालिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। फिर देखो, इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस बढ़ गई है, ये मालिक्यूल ऊपर वाले मालिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर वाला मालिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये मालिक्यूल दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ी है, नीचे वाला मालिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर वाला मालिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स जो टेंशन का फोर्स डेवलप होगा दैट विल बी ईच एंड एवरी मालिक्यूल ऑन द स्ट्रिंग। यही वजह है कि हम लोग बोलते क्या हैं कि टेंशन का फोर्स जो डेवलप होता है वो स्ट्रिंग के प्रत्येक पॉइंट पे होता है, हर पॉइंट पर फोर्स ऑफ टेंशन है। और उस फोर्स ऑफ टेंशन को जब कभी भी आप फिगर में दिखलाओगे तो एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखोगे, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जहाँ पर कांटेक्ट है स्प्रिंग में जो टेंशन का फोर्स होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर की तरफ। जैसे हम तुमको एक फिगर ले रहे हैं और फोर्स ऑफ टेंशन को, हमें फोर्स ऑफ टेंशन को फिगर में दिखलाना है। सपोज करो एक पुली हमारे सामने है और पुली से एक स्ट्रिंग लटक रही है और इधर की ओर एक स्ट्रिंग है, ये पुली हमने यहाँ बांध दी है। सपोज ए पुली लाइक दिस, ये हमारी पुली पड़ी हुई है। एक ब्लॉक हमारा यहाँ रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक यहाँ हैंग कर रहा है, दो ब्लॉक्स हमारे इस स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं एंड पुली इज हियर। यहाँ से एक रस्सी शुरू हो रही है, जा रही है और वो पुली के ऊपर से गुजरती हुई आ रही है और ये इस ब्लॉक को टच कर रही है। जो ही दोनों ब्लॉक तुम बांधोगे रोप से, रोप के अंदर फोर्स ऑफ टेंशन डेवलप होगा। और ये फोर्स ऑफ टेंशन की वैल्यू, यदि आपकी रोप मासलेस हो, नॉटलेस हो, यूनिफॉर्म इन शेप हो, तो प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स ऑफ टेंशन की वैल्यू जो होगी दैट विल बी सेम। फोर्स ऑफ टेंशन विल बी सिमिलर एट एवरी पॉइंट ऑफ द रोप। और उस फोर्स ऑफ टेंशन को जब हमें फिगर में दिखलाना होगा, जब हम उसे फिगर में लेंगे तो याद रखिएगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। किधर दिखलाओगे, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ब्लॉक है, ब्लॉक की तरफ नहीं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। उसी फोर्स ऑफ टेंशन को जब हमें पुली के पास दिखलाना होगा तो पुली की तरफ नहीं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पुली। उसी फोर्स ऑफ टेंशन को यहाँ दिखलाना है, नॉट टुवर्ड्स द पुली बट अवे फ्रॉम द पुली। ठीक है, उसी फोर्स ऑफ टेंशन को आपको यहाँ दिखलाना है ब्लॉक के पास, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ये फोर्स ऑफ टेंशन है। तो फोर्स ऑफ टेंशन के बारे में हमेशा याद रखोगे, जहाँ भी फिगर में इसकी डायरेक्शन आपको दिखलानी है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी की तरफ कभी नहीं, बॉडी से दूर की तरफ हम उस फोर्स ऑफ टेंशन को दिखलाएंगे। सपोज करो एक सिचुएशन हमारे सामने, दूसरी सिचुएशन हम ले रहे हैं। एक टेबल की टॉप है, ये टेबल की टॉप है, ठीक है।
टेबल की टॉप पर कॉर्नर पर हमारी एक पुली लगी हुई है, ए पुली इज इनक्लोज लाइक दिस, और एक रोप यहाँ लटक रही है और रोप से यहाँ एक ब्लॉक बंधा हुआ है। ठीक है, रोप हमारी इधर की ओर जा रही है, ये पुली के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। ब्लॉक हमारा एक दूसरा ब्लॉक टेबल टॉप पर यहाँ रखा हुआ है। सिचुएशन लाइक दिस, यहाँ से एक रस्सी शुरू हो रही है, रोप शुरू हो रही है, पुली के ऊपर से गुजर रही है और फिर रस्सी हमारी यहाँ तक आई है। हमसे पूछा जाए कि आप रस्सी में टेंशन के फोर्स को दिखलाओ। क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? फोर्स ऑफ टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। उसे हमें यहाँ दिखलाना होगा, बॉडी की तरफ नहीं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ये आ गया। इसी फोर्स ऑफ टेंशन को मान लो पुली के पास दिखलाना है, नॉट टूवर्ड्स द पुली, अवे फ्रॉम द पुली। वही फोर्स ऑफ टेंशन यहाँ दिखलाना है, अवे फ्रॉम द पुली लाइक दिस। यहाँ दिखलाना है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो ये फोर्स ऑफ टेंशन का मैकेनिज्म है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमसे डिस्कस कर लो। चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्रिस्टल की तरह क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑफ टेंशन के बारे में 2-3 चीज़ें हम अपनी मेमोरी में लेंगे, और वो चीज़ें क्या होंगी? जैसे 4 पॉइंट हमने तुमको नॉर्मल फोर्स के बारे में बताया था, ठीक उसी तरह से फोर्स ऑफ टेंशन के बारे में हमें 2-3 पॉइंट अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए सेट करना होगा। पहला कोर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो। कोई पूछे फोर्स ऑफ टेंशन का नेचर क्या है, ये किस तरह का फोर्स है, याद रखो ये भी मॉलिक्यूलर रिसफलिंग से पैदा होता है, एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो याद रखिएगा ये फोर्स भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फोर्स कैसा है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकेंड पॉइंट आप या मेमोरी में रखोगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से पैदा होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरी बात याद रखोगे, कहीं भी फिगर में फोर्स ऑफ टेंशन को यदि हमें फिगर में दिखलाना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अटैच कोई बॉडी होगी। फोर्स ऑफ टेंशन विल बी डायरेक्टेड ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो दूसरी चीज़ याद रखोगे, डायरेक्टेड ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा बॉडी से अवे रहेगी। और तीसरा पॉइंट अपनी मेमोरी में रखोगे, ये जनरली हमेशा अक्सर प्रॉब्लम इसी पर आएंगी, यदि रोप का मास कंसिडरेबल नहीं है, लाइट रोप की बातें की गई हैं, लाइट स्ट्रिंग की बातें की गई हैं, हमें इंफॉर्मेशन है कि स्ट्रिंग हमारी यूनिफॉर्म साइज़ की है, यूनिफॉर्म शेप की है हर जगह, उस समय जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा T विल बी सिमिलर at every point of rope। जो रोप होगा उसके प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स ऑफ टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सिमिलर होगी। कोई डाउट, कहीं कोई कन्फ्यूजन? ये फोर्स ऑफ टेंशन का मैकेनिज्म है, आप अपने दिमाग में रखोगे और इसके कॉन्सेप्ट को तुम क्लियर करो। अब देखो, जब 2 फोर्सेज हम लोग निपटा लिए, एक तुम्हारा नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ टेंशन,
उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं स्प्रिंग का फोर्स। ये मेरा कॉमन एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने पाया है किसी भी प्रॉब्लम में स्प्रिंग को देख करके मेजॉरिटी में बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि स्प्रिंग का मैकेनिज्म उनको क्लियर ही नहीं रहता है। एक बार स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट तुम अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना, स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगे। स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट फोर्स, आप ब्लैक बोर्ड पर उसको स्टडी करो और देखो कैसे स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, हम 3 स्प्रिंग लेंगे और तीनों स्प्रिंग्स में कुछ हम ब्लैक बोर्ड पर करेंगे और आप देखोगे। ये 3 स्प्रिंग्स तुम्हारे सामने आ रही हैं। देखो, ये 3 स्टैंड हमने लगा दिया है और हम स्प्रिंग की एक स्प्रिंग ले रहे हैं, 1 स्प्रिंग हियर, और ये इस स्प्रिंग से एक पैन जो है, लाइट पैन हमने अटैच किया है। इस इन फिगर फर्स्ट, पहली जो फिगर आपके सामने आ रही है, स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग हमारी क्या है, अपनी नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग इस पॉइंट पर बंधी हुई है स्टैंड से और यहाँ पैन से बंधी हुई है। ठीक है, अब इस स्प्रिंग से हम करते क्या हैं, एक ब्लॉक को अटैच करते हैं और इस स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर नंबर 2 तुम्हारे सामने आ रही है, बी हियर। इस स्प्रिंग की लेंथ हम बढ़ा रहे हैं, उसको खींच करके पुलिंग हो रही है और इस स्प्रिंग की लेंथ हमने बढ़ा दी और उस पैन से हमने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है। ये ब्लॉक इज अटैच्ड बाय स्प्रिंग, ब्लॉक इज हियर, स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाई गई है। और तीसरी फिगर जो तुम्हारे पास है, कोई आदमी एक ब्लॉक को यहाँ अटैच करता है और इधर की ओर पुश कर रहा है और पुश करके वो स्प्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। देखो, स्प्रिंग कंप्रेस की जा रही है, ये स्प्रिंग कंप्रेस कर दी गई और स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस कर दी गई है। स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया है और ब्लॉक आपका ये अटैच है, ब्लॉक इज हियर और हमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। एक कॉमन एग्जांपल है, ब्लॉक को तुम यहाँ पकड़े हुए हो, जो ही ब्लॉक को आप फ्री करोगे स्प्रिंग बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच लेगी। इस सिचुएशन में देखो, तुमने ब्लॉक को खींच करके इधर लाया है, स्प्रिंग अपनी कंप्रेस्ड फेज में है। जो ही इस ब्लॉक को छोड़ोगे स्प्रिंग क्या करेगी, पुश करके इधर धक्का दे देगी। जब स्प्रिंग अपनी एक्सटेंडेड फेज में है, इस फेज में है, तो कनेक्टिंग बॉडी को क्या कर रही है, वो पुल कर रही है। इसका मतलब स्प्रिंग द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पर किधर की ओर है, दैट इज इन दैट वेरी डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में स्प्रिंग उसको ऊपर फोर्स लगा रही है, दैट इज द फोर्स एफ। वही स्प्रिंग अपनी कंप्रेस्ड फेज में है और कंप्रेस्ड फेज में जब स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग इस पर इधर की ओर फोर्स लगा करके कोशिश कर रही है ब्लॉक को ये इधर की ओर। देखो, ये स्प्रिंग अपनी कंप्रेस्ड फेज में है और कंप्रेस्ड फेज में जो स्प्रिंग है ये ब्लॉक पर फोर्स इधर लगा रही है। ये स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ है, द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इट इज एक्स, और स्प्रिंग की लेंथ में चेंजेज राइटवर्ड हुए हैं और स्प्रिंग का फोर्स हमारा लेफ्टवर्ड है, और यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ में चेंज लेफ्टवर्ड है और फोर्स हमारा क्या है, राइटवर्ड है। ये भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स में पाया है। यदि स्प्रिंग की लेंथ में चेंजेस आप ज़्यादा करोगे तो फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा, और स्प्रिंग की लेंथ में चेंजेस यदि कम करोगे
तो फोर्स हमारा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। दैट मीन्स फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फोर्स ऑफ स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ यक्स। ये निगेटिव साइन का इंटरप्रिटेशन क्या है, क्यों आया निगेटिव साइन? चेंजेज लेंथ में यदि राइटवर्ड होंगे तो फोर्स हमारा लेफ्टवर्ड होगा, और यदि चेंजेज लेफ्टवर्ड होंगे तो फोर्स क्या होगा, राइटवर्ड होगा। निगेटिव साइन केवल डायरेक्शन के सेंस के लिए है, मैग्नीट्यूड से इसका कोई लेना देना नहीं। स्प्रिंग का फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ यक्स, ये भी मेमोरी में रखोगे। यक्स इज नॉट द टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यक्स इज द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, एंड फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी रिटन एज यक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू यक्स। यहाँ एक कांस्टेंट आया है के, इस कांस्टेंट को हम लोगों ने एक नाम दिया है, याद रखिएगा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब हाउ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज डिसाइडेड? देखो 2 या 3 या 4 स्प्रिंग हमारी लैब में दी गई हैं, हर अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग फोर्स कांस्टेंट होता है, ये दिमाग में सेट करो। और किसी भी स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट, ऑफ व्हाट मटेरियल द स्प्रिंग इज मेड ऑफ, स्प्रिंग हमारी किस मटेरियल की बनी हुई है, वो मटेरियल कितना डक्टाइल है या कितना हार्ड है। दैट मीन्स व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ दैट मटेरियल, उस मटेरियल की केमिस्ट्री क्या है। और सेकेंड पॉइंट आता है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्पाइरल्स, एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन द स्पाइरल्स। सो मेनी थिंग्स अफेक्ट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ऑलवेज कीप इन योर मेमोरी, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन केमिस्ट्री एज वेल एज द ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग। यदि मान लो एक स्प्रिंग गिवन है, उसकी फोर्स कांस्टेंट मान लो 100 न्यूटन पर मीटर है, उस स्प्रिंग को 2 इक्वल टुकड़ों में तुमने काट दिया और एक टुकड़े को उठा लिया, आपने इस स्प्रिंग की ज्योमेट्री चेंज की है, certainly the force constant of spring will be changed. You will be surprised when we take half of the spring, the force constant of spring will become double. That means the force constant of half of the spring will become 200 Newton by meter. तो स्प्रिंग की जो फोर्स कांस्टेंट होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ स्प्रिंग एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग। Chemistry means of what material the spring is made of, and geometry that means what is the structure of spring, spring की structure क्या है। तो ये 3 तुम्हारे फोर्सेज हो गए। वायंसी एक फोर्स होगा जिसके बारे में लॉज ऑफ मोशन में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में सिंक करेगी पार्शियली और फुली, तो बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है वाइंड फोर्स, और वाइंड जो फोर्स होगा दैट विल बी वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस करके उसके वॉल्यूम को बॉडी ऑक्यूपाई करती है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा दैट विल बी द फोर्स ऑफ बायंसी, एंड जनरली इट एक्ट्स अपवर्ड, और सामान्य परिस्थितियों में ये किधर की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है। तो याद रखिएगा फोर्स ऑफ बायंसी जो मेन टॉपिक है ये फ्लूइड का टॉपिक है। जब आप फ्लूइड में जाओगे तो इसको और डिटेल में पढ़ोगे। लॉज ऑफ मोशन में सब सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है कि फोर्स ऑफ बायंसी जो होगी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, एंड इट विल बी एक्ट
vertically upward. That is the detail of the four forces. One is called normal force, force of tension, spring force and force of buoyancy. यही जो चारों फोर्स होंगे ये NLM में, लॉज ऑफ मोशन में अक्सर हमारे सामने आएंगे और हम इन पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा NLM का, जो कंसर्निंग टॉपिक हमारे सामने होगा, उसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम पर जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स पर आएंगे, तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें चैप्टर के और डीप कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे एंड दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब तुमको बता दें, ये जो वीडियोज तुम लोग देख रहे हो उसी से रिलेटेड हम लोगों के पास एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उसको जब तुम ज्वाइन करते हो, उसका लिंक आप लोगों के पास अवेलेबल है जो मैंने डाल दिया है। उसको जो ही ज्वाइन करते हो तो आपको कई और बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आपके लेक्चर्स में मान लो तुम्हारे तमाम डाउट्स तुम्हारे सामने आते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रॉब्लम्स होंगी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने हम भेजेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे, जिसमें कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बूस्टअप होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की शॉर्ट टेक्निक्स क्या होंगी, कैसे तुम डील करोगे, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट तुम कैसे हैंडल करोगे जिस पर बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। सो मैनी बेनिफिट्स हैं जो तुम पाओगे। इसलिए जो है सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन इट एंड देन यू विल एंजॉय more and more and you will find more benefits and you will strengthen your physics.